Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, some natural phenomena. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेचुरल फिनोमिना होता है, जैसे जो नेचुरल अकरिंग इवेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक वो कैसे आता है, हमारे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कंडक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो थंडर लाइटनिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये सारे प्रोसेसेस फिनोमिना होते हैं। उन सब के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 11, सम नेचुरल फिनोमिना। Students, we will learn some topics in our chapter: lightning, charge and uncharged body, electroscope, earthquake, electrical charge, type of charges, positive and negative and their interactive, lightning conductor. स्टूडेंट्स इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम अपने चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विद टॉपिक लाइटनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइटनिंग होता क्या है? बच्चों, आपने देखा होगा या कभी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस से ही लाइटनिंग अकर होती है। आप देखते होंगे जब हमारे आसमान में बादल आ जाते, जब हवाएं तेज चलने लगती हैं तो बिजली भी कड़कती है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है थंडर स्टॉर्म्स का, तो फिर क्या होता है, जो एयर करंट्स होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट शो करने लगता है। जो एयर करंट्स होते हैं वो ऊपर जाने लगते हैं, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब रेनफॉल होती है तो वो नीचे गिरती है। इसी तरह से क्या होता है आपका, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है उससे ही आपका क्या होता है, लाइटनिंग होती है। बच्चों, ये सारे विग्रस मूवमेंट्स जो होते हैं, मतलब कि सडन मूवमेंट्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है जो डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है जो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्यूमुलेट करता है ज्यादातर अपर एजेस में, क्लाउड की जो अपर एज होती है उसकी तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्यूमुलेट करता है लोअर एजेस पे। इस तरीके से क्लाउड्स में टू चार्जेस हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास जब वो कलेक्ट हो जाता है, वैसे तो हमें देखा जाता है कि एयर क्या है, आपकी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। मगर जब इसमें बहुत सारे चार्जेस का कलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में, तो एयर क्या है, अब रेजिस्ट नहीं कर पाती, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से मना नहीं कर पाती, अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जब नेगेटिव चार्जेस मीट करते हैं पॉजिटिव चार्जेस से, बच्चों एक स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसे ही हम लाइटनिंग कहते हैं। बच्चों, ये लाइटनिंग या स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट क्यों प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से, क्योंकि इसमें से अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिस्चार्ज होने लगते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व करा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को, कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक गैस लाइटर्स यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल स्पार्क प्लग्स यूज करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक प्लग्स लूज हो जाते हैं तो उसमें स्पार्कलिंग होने लगती है, तो वो किसकी वजह से होती है? उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है। बच्चों, अब हम पहले देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। लाइटनिंग इन द स्काई अफेक्ट रेडियो, टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन डिवाइसेस। Due to the atmospheric disturbances, we get cracking noise on our radio, TV during rainy season. During frequent lightning, it is safer to switch off TV because dish antennas are prone to lightning strike. बच्चों, आपने देखा होगा जब भी बिजली कड़कती है तो उसका इफेक्ट हमारे रेडियो, टेलीविजन या कुछ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन वाले डिवाइसेस पे दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, जब लाइटनिंग होती है तो आप अपने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कुछ कट की आवाज सुनाई देती है, या उसमें भी कुछ डिस्ट्रैक्शन आपको फील होता है। बच्चों, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सारे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, और हमारी जो जब वो वाटरफॉल होता है या रेन वाटर जब होता है तो उसमें हमारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से आपको इन सारे अप्लायंसेस में भी क्रैकिंग नॉइज की आवाज आती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बारिश तेज हो रही हो या लाइटनिंग हो रही हो तो हमें अपने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर हम उन्हें क्या करेंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे, तो वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब होता है? जब आपके टू जो क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो उससे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो किसके बीच में होता है? या तो दो क्लाउड्स के बीच में होता है, या क्लाउड एंड अर्थ के बीच में होता है, जिससे कि बहुत नुकसान भी हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कभी कभी ज्यादा होता है। इससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डैमेज हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक। अब हम इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज।
तो अब हम इसे और डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। द एंशिएंट ग्रीक एज अर्ली एज 600 बीसी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था 600 बीसी में कि जब एम्बर को रख किया था वूल से या फर से, तो उसमें से क्या करा था, या हम करते हैं जब आप निकालते हो अपने, जब आपने क्लोथ वियर करे हैं वुलन की या पॉलिस्टर क्लोथ आप वियर कर रखे हैं, जब आप उसे टेक ऑफ करते हो अपने बॉडी से निकालते हो तो आप देखते होंगे जो आपकी बॉडी के हेयर्स हो जाते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं एक एंड पे। तो बच्चों ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपके बॉडी पे ये पॉलिस्टर या वुलन क्लोथ्स रब होते हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कनेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कनेक्ट होने लग जाता है, जिससे ये बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो रिएक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। आपने कभी इस चीजों को देख के वंडर करा है कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी है नीचे और इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज हैपेंस होते हैं डिफरेंट बॉडीज के थ्रू। सो अब हम आपको कुछ पॉसिबल कॉजेज दिखाते हैं कि जो ये फिनोमेना होता है किस कारण से हो सकता है। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखा रखी है। स्पार्कलिंग इन दी वायर्स एट अ पोल, आप देखते होंगे जो बिजली का खंभा होता है पोल होता है उस पर स्पार्कलिंग हो जाती है, या स्पार्किंग होती है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होता है वहां पे। तो बच्चों ऐसा क्यों हो जाता है उसे हम समझते हैं उसका फिनोमिना को। आपने देखा होगा जो भी लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हेयर, फेदर, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। जैसे एम्बर क्या है बच्चों, एम्बर एक फॉसिल रेसन होता है जो यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स, जो ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चर के लिए एम्बर का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो सर विलियम गिलबर्ट थे वो एक ब्रिटिश फिजिक्स थे, उन्होंने स्टडी करा था कि कैसे दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और उन्होंने कुछ रॉक क्रिस्टल्स जेम्स को इन्वेंट करा था उनकी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज के साथ। उन्होंने बताई थी जब हम इन बॉडीज को रब करते हैं तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। उन्होंने इसी प्रॉपर्टी को नेम दिया था इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी एक डिराइव किया गया एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से है जिसका मीन्स होता है एम्बर, और ये हमें किसने दिया था, विलियम गिलबर्ट ने। बच्चों सिमिलरली जैसे हम क्या करते हैं कॉम को रब करते हैं बहुत बार अपने सेवरल टाइम्स, अब हम कॉम को रब करते रहेंगे अपने ड्राई हेयर से, तो बच्चों आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस कॉम जो आपने रब करा है कॉम उसको आप लेके जाएंगे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास, तो आप देखेंगे कॉम की तरफ वो छोटे छोटे पेपर के जो बिट्स हैं वो क्या है अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्योंकि बच्चों आपने क्या करा, जब आपने ड्राई हेयर पे कॉम को रब करा तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ जिसने क्या करा अपनी तरफ बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करा। अब इसे हम और समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू। सो स्टूडेंट्स नाउ सी एन एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी का हमारा एम है हमें डेमोन्स्ट्रेट करके देखना है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर करते हैं जब हम उन्हें रब करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा पेपर बेड्स, प्लास्टिक कॉम, और आपके हेयर जो है वो ड्राई होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको रब करना है प्लास्टिक कॉम को अपने हेयर पे सेवरल टाइम्स, कम से कम 20 टाइम्स तक करना पड़ेगा। फिर आपको उस कॉम को पेपर बेड्स, कुछ पेपर बेड्स जो आपने टेबल पे रखे हैं उसके पास लेके जाना है, तो आप देखेंगे फिर कि वो जो पेपर बेड्स है वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। आप ये एक्टिविटी बच्चों बैलून से भी कर सकते हैं। आपको एक इन्फ्लेटेड बैलून लेना है, उसे क्या करना है अपने ड्राई हेयर पे रब करना है, फिर उसके बाद कुछ पेपर बेड्स के पास लेके जाएंगे तो वो बैलून भी उन्हें अट्रैक्ट करने लगेगा। इससे हमने क्या इन्फ्लुएंस लगा निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि जो प्लास्टिक कॉम है और बैलून है उसने एक एक्वायर कर लिए स्मॉल चार्ज जब हमने उसे रब करा था हेयर पे, और उस चार्ज को एक्वायर करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ पेपर बेड्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये आपने एक्टिविटी में डेमोन्स्ट्रेट करके देखा, ये आप कर भी सकते हैं। अब हम आगे रीड करते हैं। जो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है आफ्टर रबिंग, ये वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, उसके अंदर चार्ज आ जाता है जब उसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं। बच्चों वो जो स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जनरेट किससे होता है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करा तो इसलिए वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाते हैं। बच्चों जब हम क्या करते हैं वो अपना आप तो कोई चीज को मूव नहीं करवाता, वो रेस्ट पे रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं स्टैटिक चार्ज। जो रेस्ट पे रहता है वो जो अपना आप मूव नहीं कर सकता। जो स्टैटिक चार्ज होता है अगर उसे फोर्स अप्लाई की जाती है या तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करता है या पुल करता है, जिसे हम रिपेल या अट्रैक्ट भी कह सकते हैं। जो फोर्स जनरेट की जाती है स्टैटिक चार्ज के थ्रू बच्चों उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब हम इन चार्जेस को मूव करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी। अब हम समझते हैं कि चार्ज बॉडी कैसे होती है और अनचार्ज बॉडी कौन सी होती है। उससे पहले हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स।
Charging a neutral object by bringing it in contact with another charged body, it is called charging by conduction. बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन का मीन्स होता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज को दूसरी अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर कर देना, उसे हम चार्ज बाय कंडक्शन कहते हैं। अब हम समझते हैं चार्ज बॉडी कौन सी होती है और अनचार्ज बॉडी। जैसा आपने देखी होगी पेन, पेंसिल या वर्ड स्केल जो प्लास्टिक का बना होता है बच्चों, इन सब में इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं होते। जरूरी नहीं है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें तो उसमें से जरूरी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट नहीं करते। वो कौन सी बॉडीज होती हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट नहीं करती? जैसे पेन, पेंसिल, वर्ड या स्केल जो प्लास्टिक का बना होता है वो क्या करता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट नहीं करते। बच्चों अगर उन्हें हम किसी भी ऑब्जेक्ट से रब क्यों ना कर दें फिर भी उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट नहीं होता। वो किसी भी अनदर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। बच्चों जैसे प्लास्टिक कॉम है, हमने क्या करा, अगर उसे रब करा तो उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ। तो आप ये सोचेंगे कि जो प्लास्टिक स्केल है उसमें से भी जनरेट होगा, मगर नहीं। कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं, इसकी वजह से ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करते हैं। जैसे हमने इन्फ्लेटेड बैलून से भी करा था इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट, प्लास्टिक कॉम से भी करा था। बच्चों अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही ऑब्जेक्ट्स कर पाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं कर पाते? ये हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट है और आप सब क्यूरियस हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे एक एक्टिविटी। नाउ सी एन एक्टिविटी सेकंड। इस एक्टिविटी का आपका एम है टू शो दैट प्लास्टिक कॉम कैन कैरी अ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें आपको शो करना है कि कैसे प्लास्टिक कॉम एक चार्ज को कैरी करता है। इसके लिए आपको टाइनी पीसेस ऑफ पेपर चाहिए होगा, उसे अपनी टेबल पे स्प्रेड करना है, फिर उसके पास प्लास्टिक कॉम का लेके आना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उस प्लास्टिक कॉम को अपने ड्राई हेयर पे रब करेंगे। तो आप फिर उसे पेपर के पीसेस के पास लेके जाएंगे। तो आप अब ऑब्जर्व करते हैं जो प्लास्टिक कॉम है वो लिटिल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आपने देखा पहले क्या हमारा प्लास्टिक कॉम अनचार्ज बॉडी था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। फिर हमने, तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि हमारे चार्ज ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, चार्ज बॉडी कौन सी होती है, कि जिसे हम क्या करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट या बॉडी पे रब करते हैं तो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट कर लेते हैं, वो हमारे चार्ज बॉडीज होती हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रब करने पे भी अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट नहीं करते, वो हमारी अनचार्ज बॉडी होती हैं या नॉन चार्ज बॉडी भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका कि कौन से चार्ज कोई भी बॉडी अपने अंदर जनरेट करती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करते हैं उसके बारे में। एक पर्सन थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बॉर्न हुए थे 1706 में, और उन्होंने क्या फाउंड करा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो टू काइंड्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। क्या आपको इमेज गिवन है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जिन्होंने ये बताया था चार्जेस टू टाइप के होते हैं। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये नोट किया था, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आपके पास कोई ग्लास रॉड है, आप उसे रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो आपके ग्लास रॉड के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव, मींस प्लस साइन वाला। अगर आपके पास कोई इबोनाइट रॉड है, आप उसे रब करते हैं फर या वूल के ऊपर, तो उस पे कौन सा चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज या माइनस वाला कह सकते हैं हम। बच्चों इस तरीके से उन्होंने इन दोनों चार्जेस को ऑब्जर्व करा था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसलिए उन्हें पता चला था कि जो चार्जेस होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उन्होंने इस चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि कैसे टू चार्जेस आपस में रिपल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी एक्टिविटी थर्ड। इस एक्टिविटी का आपका एम है टू, हमें इसमें बताना है कि जो चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, जो लाइक होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे हम। इसके लिए आपको चाहिए होगी टू ग्लास रॉड, टू इबोनाइट रॉड्स, एक पीस सिल्क का और एक पीस फर का। आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले ग्लास रॉड को रब करना है सिल्क के पीस से, कोई भी क्लॉथ हो सकता है सिल्क का आपका। फिर उसे हैंग कर देंगे आप थ्रेड की हेल्प से, जैसा आपको फिगर में शो कर रखा है। फिर दूसरा जो ग्लास लेंगे, ग्लास रॉड, उसे आप फिर क्या करेंगे,
नॉर्मली लाएंगे, वो बिना रफ हुआ हुआ होगा, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, उसे भी हैंग कर देंगे, हम सस्पेंड कर देंगे। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो आपका दो ग्लास रॉड्स थे, जो एक आपका ग्लास रॉड जो सिल्क से रफ हुआ हुआ था और एक ग्लास रॉड था जो विदाउट रपिंग सिल्क था, वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। फिर आप दूसरी रॉड लेंगे इबोनाइट की रॉड, उसे रब करेंगे वूल से, फिर आप देखेंगे आप दूसरी इबोनाइट रॉड लेंगे जो बिना वूल से रब हुई हुई होगी, आप उन दोनों को पास लेके जाएंगे तो वो भी आपस में रिपल करेंगे। फिर आपको क्या करना है, एक ग्लास रॉड लेनी है, एक इबोनाइट रॉड लेनी है, फिर उन दोनों को पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व करा, जब हमने टू ग्लास रॉड ली थी या दो इबोनाइट रॉड ली थी, तो उन दोनों ने तो आपस में रिपल करा था, दूर जा रहे थे वो एक दूसरे से। मगर जब हमने एक ग्लास रॉड और एक इबोनाइट रॉड ली, तो वो एक दूसरे के पास आने लग गए। इससे हमें ये पता चला जो आपकी अनलाइक चार्जेस थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और जो आपके लाइक चार्जेस थे वो एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। ये आप एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हैं। ये आपको इमेज में शो भी कर रखा है कि कैसा आपके चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज जनरेट हुआ है। बच्चों अब हमने समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है और कौन से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होते हैं, मगर कितने अमाउंट में कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करता है, इसे मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बना होता है उसका पैरामीटर समझते हैं। बच्चों उसमें टू थिन मेटल स्ट्रिप्स होती है जिसे हम लीव्स कहते हैं, वो दोनों मेटल स्ट्रिप्स कनेक्ट रहती है थिन मेटल डिस्क से, और बच्चों से हम कनेक्ट रखते हैं मेटल रॉड से। जब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट इसको मेटल डिस्क को, इलेक्ट्रोस्कोप की मेटल डिस्क को टच करती है, तो वो चार्ज होता है, चार्ज बॉडी से वो मूव करने लगता है थिन मेटल स्ट्रिप्स की तरफ, जो कि मेटल रॉड से कनेक्ट रहती है। फिर ये मेटल जो स्ट्रिप्स होती हैं वो रिसीव करने लगती हैं चार्ज, जो चार्ज बॉडी से उसके अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे ही स्ट्रिप्स में चार्ज आ जाता है, अगर सिमिलर चार्ज होता है तो ये एक दूसरे से स्ट्रिप्स जो है रिपल कर देती हैं और खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। मगर अगर जो अनलाइक चार्ज आते हैं तो ये स्ट्रिप्स आपस में जुड़ जाती हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स जितना ज्यादा ग्रेटर द गैप होता है स्ट्रिप्स के बीच में, उससे हमें पता चल जाता है कि ये कितना ज्यादा इसमें क्या है, हमारे लाइक चार्जेस हैं। अब ही आप इलेक्ट्रोस्कोप को अपना खुद का एक इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। हम अपना एक खुद का इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाएंगे इसे समझते हैं एक्टिविटी फोर्थ में। अब आपको खुद का एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है, इसके लिए आपको चाहिए होगी ग्लास बॉटल, जिसका जो माउथ है ओपन होता है वो वाइड हो। आप जैम बॉटल भी ले सकते हैं। एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए होगा, पेपर क्लिप चाहिए होगी, स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए होगा आपको, और यूज रिफिल चाहिए होगी, मतलब कि जिस रिफिल में इंक नहीं होनी चाहिए। एक पॉलिथीन चाहिए होगी। अब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने, सबसे पहले जो आपने ग्लास बॉटल लिया है उसको आप टेबल पे पुट कर देंगे। फिर उसके बाद जो पी इसलिए आपने कार्डबोर्ड का वो थोड़ा बिगर साइज का, जो बॉटल का माउथ है उसे बिगर साइज का आप कट कर लेंगे और उसे बॉटल के ऊपर रख देंगे। फिर उस कार्डबोर्ड में सेंटर में उसका होल करेंगे और उसमें से मेटल मेटल की जो पेपर क्लिप है उसे इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे अंदर। फिर आप क्या देखेंगे, जो पेपर क्लिप है उसका माउथ पहले ओपन रखेंगे, उसे बंद नहीं करना। फिर आप क्या करेंगे, जो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स लिए हैं वो पेपर क्लिप से उसे अटैच कर देंगे, और जो आपने रिफिल ली थी जिसमें इंक नहीं थी, उस रिफिल को आप चार्ज लेंगे। चार्ज किससे लेंगे, उसे पॉलिथीन से रब करेंगे तो उस रिफिल के अंदर चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही आप उस रिफिल को टच करेंगे एल्यूमिनियम स्ट्रिप से, तो वो आपका चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ तक पहुंच जाएगा, जो आपने पेपर स्ट्रिप्स लिए हैं तो आप देखेंगे जो आपकी पेपर स्ट्रिप्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी। मींस जो आपके चार्ज था वो लाइक चार्ज था, जिसकी वजह से जो आपकी पेपर स्ट्रिप है उसमें गैप हो गया और वो वाइड हो गई है। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या ऑब्जर्व करा कि कैसे आपका एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप तैयार हो गया है विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड एंड अ रिफिल। फिर आपने और क्या ऑब्जर्व करा बच्चों, जैसे ही आप क्या करेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद जो पेपर स्ट्रिप्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज भी तो करेंगी। आप तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, फिर उसे लूज करेंगी। आप क्या करेंगे, जब उस रिफिल को टच करेंगे या पेपर स्ट्रिप को टच करेंगे, तो जो सारा जो चार्ज होता है वो आपकी बॉडी से अर्थ में चला जाएगा। अब वो क्या हो गई, पेपर स्ट्रिप डिस्चार्ज हो गई, तो वो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी, और जो सारा चार्ज पेपर स्ट्रिप से आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में गया है उसे हम क्या कहेंगे, अर्थिंग।
अब हम पहले देखते हैं फैक्ट फाइल। बच्चों, जो एसआई यूनिट होती है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की, वो एम्पियर होती है, उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। जो अर्थिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल apparatus में, वो एक पॉइंट पे की जाती है और स्पेसिफिक टाइम में की जाती है। वो क्या करते हैं, सारी इलेक्ट्रिसिटी जो भी उसके अंदर होती है उसे डिस्चार्ज कर देते हैं ग्राउंड में। और जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है बच्चों, वो भी एक अर्थ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, वो भी अर्थिंग करता है। जो सारे हमारे चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर और किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है? बच्चों, आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हें लाइटनिंग से कैसे बचाया जाता है? जैसे जब बिजली कड़कती है, तो हमने कहा जाता है कि जब लाइटनिंग होती है, तो हमें सारे अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर देने चाहिए, नहीं वरना वो डैमेज हो सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैरी हो सकता है और वो फ्यूज हो सकते हैं। फिर जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं, टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, फिर उन्हें तो स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो इसलिए उनमें क्या लगाया जाता है, उन बिल्डिंग्स में लाइटनिंग से बचने के लिए, बिजली से बचने के लिए, उनसे उनके अप्लायंसेस खराब ना हो, लाइटनिंग कंडक्टर। बच्चों, लाइटनिंग कंडक्टर एक लॉन्ग थिक मेटल की रॉड होती है या स्ट्रिप भी कह सकते हैं, जिसकी शार्प स्पाइक्स होते हैं ऊपर की तरफ। जो शार्प स्पाइक्स होते हैं वो ही हम लगाते हैं बिल्डिंग के रूफ के ऊपर। जो स्पाइक्स होते हैं वो हमेशा स्काई की तरफ पॉइंट आउट रहते हैं। जैसे ही हमारी जो लोअर एंड होता है वो कहाँ तक जाता है, आपका जो स्पाइक का, वो अर्थ तक जाता है, जमीन के अंदर तक जाता है। और वो कनेक्ट रहता है एक लार्ज कॉपर एल्यूमिनियम प्लेट से, जो बिल्कुल अर्थ के अंदर तक होता है, बरी डीप इन साइड दी अर्थ। उसे हम अर्थिंग कहते हैं। बच्चों, ये आपको इमेज में शो कर रखा है कि यूज ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इन प्रोटेक्टिंग अ हाई राइज बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। ये स्पाइक्स लगा रखे हैं, जब स्टॉर्म क्लाउड्स आते हैं उनमें चार्ज होता है, तो वो स्ट्रीम ऑफ जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो स्पाइक्स होती है, लाइटनिंग कंडक्टर है, कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो क्या करता है, अपनी तरफ सारे चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सारे चार्जेस और उस मेटल पाइप के थ्रू वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं, उसे अर्थिंग कहते हैं। इससे जो सारे बिल्डिंग्स के अप्लायंसेस है वो खराब होने से, डैमेज होने से बच जाते हैं। अब हम देखते हैं फैक्ट फाइल। Lightning looks much wider than it because its light is so bright. A typical lightning flash lasts for about a quarter of a second. बच्चों, आपको लगता है कि जो लाइटिंग है वो बहुत वाइड है। बच्चों, वो वाइड नहीं होती, ब्राइट होती है। मीन्स वो क्या करती है, वो कुछ ही सेकंड्स के लिए होती है मगर बहुत पावरफुल होती है। जो आपके हाईली चार्ज क्लाउड्स होते हैं, जब वो किसी टॉल बिल्डिंग से जाते हैं, जब वो स्पाइक्स उनके सारे चार्ज क्लाउड्स का इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर खींच के वो अर्थ के अंदर पहुंचा देता है, उसे हम अर्थिंग कहते हैं, जिससे कोई भी डैमेज होने से बच जाता है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग। बच्चों, जब तेज तूफान आता है या बारिश होती है, बिजली कड़कती है, उसके दौरान हमें कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, उसे हम पढ़ते हैं। आप देखते होंगे लाइटनिंग हमें हिट कर सकती है अगर हम गलत जगह पे खड़े हों या हम गलत टाइम पे गलत जगह पे पहुंच जाएं। तो हमें उससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जब लाइटनिंग हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, तेज बारिश हो रही हो, आपको कभी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है, क्योंकि जो भी लाइटनिंग जब वो ट्री को हिट करती है तो ट्री में फायर हो सकती है और आप हार्म हो सकते हैं। सेकंड, आपको क्या प्रिकॉशन लेना है बच्चों, आपको एक अगर ओपन प्लेस पे नहीं रहना है। अगर आप ओपन प्लेस में हैं तो आप शेल्टर में जा सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं या किसी व्हीकल के अंदर हो सकता है। बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जो आपका व्हीकल होता है वो मेटल का होता है और मेटल तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कोई भी लाइटनिंग उस पे स्ट्राइक करेगी तो आपको करंट लग सकता है, आपको शॉक लग सकता है। तो आप अगर व्हीकल के अंदर बैठे हैं, कोई भी अपने मेटल के गेट को, कार के गेट को नहीं टच करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर आप उसे टच करेंगे, जब लाइटनिंग होगी, अगर उस मेटल तक पहुंच गई तो आपके बॉडी तक भी पहुंच सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, आप अवॉइड करेंगे कि उस मेटल गेट को टच ना करें। थर्ड आता है आपका पॉइंट बच्चों, अगर आप कोई भी ओपन में है, कोई सेफ प्लेस नहीं है आपके आसपास जहाँ पे आप शेल्टर ले सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी फीट को एक साथ लाएंगे और इक्वली होके बैठ जाएंगे कि जो आपकी फीट है बस वो ही टच करे ग्राउंड को। तो इससे क्या होगा, आपकी फीट क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी उस लाइटनिंग के प्रेशर को और वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, ये कम पहुंचेगा।
नेक्स्ट है बच्चों, हमें कभी भी लाइटनिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज नहीं करना चाहिए, उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि उसमें लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है। नेक्स्ट आता है बच्चों, हमें पानी से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें बहुत जल्दी ही चार्ज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसमें से करंट फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, हमें कभी भी रूफ में नहीं जाना चाहिए, छत पे नहीं जाना चाहिए जब तेज बारिश हो रही हो या लाइटनिंग हो रही हो, या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक अर्थक्वेक। बच्चों, अर्थक्वेक भी तो एक नेचुरल फिनोमिना है। अर्थक्वेक क्या होता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और वो कैसे मेजर करते हैं, उस सब के बारे में हम देखते हैं। अर्थक्वेक बच्चों बहुत फ्राइटनिंग और डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है हमारे नेचर का। ये नेचर के द्वारा ही तो अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक का मीन्स होता है भूकंप आना। बच्चों, ये बहुत भयानक रूप ले लेता है अर्थक्वेक कभी कभी जब ये ज्यादा इंटेंसिटी पे आता है। जो साइंटिफिक स्टडी है उन्होंने ये सजेस्ट करा है बच्चों, अर्थक्वेक को ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो अर्थक्वेक को कंट्रोल कर ले या पहले से ही प्रिडिक्ट कर दे। कुछ ऐसे अर्थक्वेक इंटेंसिटी होती है वो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी उसे मेजर नहीं कर पाते आने से पहले। बाद में तो पता चल जाता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कैसी थी, हम पहले नहीं पता लगा सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। अर्थक्वेक एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल फिनोमिना होता है। जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ फ्यूचर्स अर्थक्वेक की स्टडी करी है, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है एक बेसिक सेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक। उन्होंने अर्थक्वेक एक अलग सेक्शन बनाया है। अर्थक्वेक को समझने से पहले, अर्थक्वेक कैसा आता है उसे समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उससे पहले हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। द अर्लीस्ट अर्थक्वेक फॉर विच वी हैव द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अकर्ड इन चाइना। जो सबसे पहले अर्थक्वेक भूकंप आया था जिसपे हमने स्टडी करा था वो चाइना में आया था इन 1177 बीसी में। बच्चों, जो फिर उसके बाद उससे भी पहले जो अर्थक्वेक आया था वो यूरोप में आया था 580 बीसी में। ये इस पे ही हमने अर्थक्वेक के आगे फीचर्स के बारे में स्टडी करा था। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ आपको इमेज शो कर रखी है लेयर्स ऑफ द अर्थ। बच्चों, हमारी अर्थ में मेनली 3 लेयर्स होती है, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। बच्चों, जो आपका सरफेस होता है अर्थ का जहाँ पे हम रहते हैं वो क्रस्ट होता है, हम क्रस्ट के ऊपर ही रहते हैं। और ये एक हार्ड आउटर शेल होती है अर्थ की। जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो इन दोनों पार्ट से ही क्रस्ट लेयर मिलके बनी होती है अर्थ की। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसमें बहुत सारे मूविंग प्लेट्स होते हैं या पीसीस होते हैं जो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं या एक दूसरे को पुल करते हैं एक दूसरे से, जिससे ये क्या करती है, इनकी जो प्लेट्स होती है वो मूव करती है। फिर आपके क्रस्ट के बाद आता है मैंटल। मैंटल एक ऐसी लेयर है जो सॉफ्ट होती है और डेंसर होती है। ये क्रस्ट और अपर लेयर ऑफ द मैंटल, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा स्फीयर आता है, हमारा लिथोस्फीयर आता है। जो लिथोस्फीयर है उसे हमने डिवाइड कर दिया है बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स ऑफ रॉक्स में। उन प्लेट्स को हमने क्या नेम दिया है, जिसको हमने डिवाइड कर दिया लिथोस्फीयर की रॉक्स को, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स उन्हें नेम दिया है। जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो हमेशा बच्चों मूव ही करती हैं, वो कभी भी स्टिल नहीं होती। जब वो मूव करती हैं तो कभी कभी एक दूसरे से जब वो टकरा जाती है उससे डिजास्टर आता है अर्थक्वेक। अब आपको समझ में आया कि अर्थक्वेक क्यों आता है, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जब एक दूसरे से टकराती हैं तब हमारा अर्थक्वेक आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, अभी तक हमने पढ़ा क्रस्ट के बारे में, फिर सेकंड आती है मैंटल एंड लास्ट आता है बच्चों कोर। अब हम कोर के बारे में पढ़ते हैं। जो ये इनर पार्ट होता है वो कोर कहलाता है। एक डेंस बॉल की तरह होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आयरन और निकल। बच्चों, जो हमारा ये कोर है ये डिवाइडेड रहता है हमारा इनर और आउटर कोर में। जो आपका इनर कोर होता है अर्थ का बच्चों वो सॉलिड होता है, मगर जो आउटर कोर होता है वो हॉट होता है। इतना हॉट होता है कि जो उसके अंदर सारे रॉक्स और मिनरल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही पाए जाते हैं या मॉल्टन स्टेट में ही देखे जाते हैं। ये आपको शो कर रखा है कि हमारी फर्स्ट आती है क्रस्ट, फिर हमारी मैंटल आती है और आपको ये सर्कल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कोर है। एक है आपका इनर कोर, एक है आपका आउटर कोर। बच्चों, ये आपको शो कर रखा है कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, तब अर्थक्वेक आता है। बच्चों, अब हम पहले देखेंगे फैक्ट फाइल। The plate tectonic theory states that the surface of the earth is made of several tectonic plates that move with respect to one another. बच्चों, जब हम ये टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी अभी हमने पढ़ी उसे हमें पता चला कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, जब ये खिसकती हैं प्लेट्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे होती हैं, उससे ही अर्थक्वेक या भूकंप आता है।
अब इसे हम और डिटेल में समझते हैं हाउ अर्थक्वेक अकर। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं बच्चों, ये कंटिन्यूअस मूव नहीं करती, कि मतलब कंटिन्यूअस का मीन्स होता है कि डायरेक्शन में मूव नहीं करती बच्चों। ये पीसेस होता है जिगजैग सॉ का, मतलब पजल का पीस कह सकते हैं। ये हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है पजल के फॉर्म में होती हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं। फिर ये अर्थक्वेक जब आता है जब ये दोनों प्लेट्स मूव करते करते एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती हैं। जब ये सरफेस पे स्लिप हो जाती हैं, जिस सरफेस पे ये स्लिप होती हैं प्लेट्स, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट। ये उस प्लेन को हम कह सकते हैं फॉल्टी प्लेन। बच्चों जब एजेस होता है इन प्लेट्स का वो इतना रफ होता है जिसकी वजह से वो इतनी तेज से स्टक होती हैं और फिर वापस वो रेस्ट में आ जाती हैं और अपने नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं। जब ये अपने एजेस के थ्रू रिलीज हो जाती है तो इनके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी जब रेडिएट्स होती है फॉल्टी प्लेन्स के ऊपर से ऊपर जाती है, उसे हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। जो अर्थक्वेक से वेव्स निकलती हैं उसे हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। फिर बच्चों जो जहाँ पे वो फॉल्ट रप्चर हुआ या उसने सिस्मिक वेव्स को प्रोड्यूस करा, उस रीजन को पर्टिकुलर सेंटर को हम आपी सेंटर कहते हैं। जहाँ पे वो अर्थक्वेक पर्टिकुलर आना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो सारे एरियाज में वो स्प्रेड हो जाता है। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उसकी वजह से हमारी अर्थ क्या करती है, शेक करती है। सिस्मिक वेव्स मतलब जब प्लेट्स टकराई उसके दौरान जो तरंगे निकली उससे हमारी क्या हुई, अर्थ शेक करने लगी, उसे हम भूकंप कहते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको क्या करना है, कुछ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को लोकेट करना है अपने फिजिकल मैप में। आपको वर्ल्ड का फिजिकल मैप लेना है और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक या भूकंप कौन कौन से एरियाज पे आता है, उसे आउटलाइन करनी है। लेट्स स्टूडेंट्स ट्राई इट आउट फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स ट्राई करेंगे। फर्स्ट है आपका द अर्थक्वेक आर डैश एंड डैश। बच्चों अभी हमने पढ़ा था जो अर्थक्वेक होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब हमें पहले से नहीं पता होता कि अर्थक्वेक आने वाला है। फर्स्ट में हम फिल करते हैं अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट आता है डैश इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अभी हमने पढ़ा इनर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है, अर्थ का कोर। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज थिकर वेयर दीज इज। बच्चों जो क्रस्ट होती है हमारी अर्थ की, थिकर कहाँ पे होती है, जहां पे उसका फॉल्टी प्लेन होता है। फोर्थ है द मटेरियल इन रॉक इज वेरी। जो मटेरियल्स होते हैं रॉक्स में वो कैसे होते हैं बच्चों, कुछ तो हार्ड स्टेट में होता है और कुछ मॉल्टन स्टेट में होता है, तो हम कह सकते हैं इज वेरी हार्ड। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। अभी हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक कैसा आता है बच्चों, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना होता है जिससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डैमेज हो जाती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का वो मेजरमेंट होता है सिस्मिक वेव्स की एम्पलीट्यूड का। मतलब कितनी सिस्मिक वेव्स निकली टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने से, उसकी एम्पलीट्यूड की जो हम मेजर करते हैं उसे हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को कहते हैं। उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रिचर स्केल के थ्रू। अब बच्चों ये रिचर स्केल किसने डिवाइस करा था, ये रिचर स्केल डिवाइस करा था चार्ल्स एफ रिचर ने 1935 में, और फिर उसे मॉडिफाई करा था 1965 में कुछ अपने फेलोज की हेल्प से। जैसे उनके फेलो कौन थे, उनके साथी कौन थे जिन्होंने इस स्केल पे वर्क करा था, बैनो गुटनबर्ग। बच्चों ये स्केल एक मेजरमेंट देता है कितनी अर्थक्वेक सेंटर से एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हुई है। बच्चों ये रिचर स्केल जो है बेस्ट नोन स्केल है अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। ये आपको शो कर रखी इमेज चार्ल्स एफ रिचर की। बच्चों जो ये स्केल है ये लॉगरिथम वैल्यू दिखाता है। लॉगरिथम वैल्यू मीन्स होता है जो आपके 10 की पावर में होती है, 10 टाइम्स जिसे हम कहते हैं। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं कॉरस्पॉन्ड टू 10 टाइम्स। हम क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक से कितनी एनर्जी निकली उसे हम मेजर कर सकते हैं। अब उसे हम इसके आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। जैसे आपका अर्थक्वेक है 5 मैग्नीट्यूड का, 5 मैग्नीट्यूड के 10 टाइम्स क्या है, मोर पावरफुल है जो अर्थ का मैग्नीट्यूड है मींस 4 से। तो इसमें 10 का जो हमारा होता है डिफरेंस आता है, तो जो ये आपके लॉगरिथम वैल्यू ही शो करता है। जो अर्थक्वेक
6 या ज्यादा होता है जिसका मैग्नीट्यूड या 8 तक पहुंच जाता है, वो रिचर स्केल बताता है कि सीवर अर्थक्वेक है, इससे पूरी सिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। जो सिस्मिक वेव्स होती है जब अर्थक्वेक में से निकलती हैं, उसे एक इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, वो एक ग्राफ शो करता है, वो इंस्ट्रूमेंट उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये टिपिकल सिस्मोग्राफ आपको शो कर रखा है ये इमेज में। ये रिचर स्केल है, दिस इज सिस्मोमीटर, अ मशीन दैट मेजर द वाइब्रेशन जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक से कितनी वाइब्रेशन जनरेट हुई है, कितनी सिस्मिक वेव्स जनरेट हुई हैं, ये बताता है। और ये सिस्मोग्राफ है, ये आपको ग्राफ जनरेट करके देता है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। इंटेंसिटी कितनी है अर्थक्वेक की, वो कैसे पता चलता है? बच्चों, इंटेंसिटी का मीन्स होता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग अ शॉक, शॉक कितना स्ट्रॉन्ग था, किसी जो ही एपिक सेंटर से जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है वहां पे उस रीजन पे कितना उसने इफेक्ट करा, वो उसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉडिफाइड मर्सिली स्केल। बच्चों, मर्सिली स्केल का यूज किया जाता है इसमें। इस स्केल की जो रीडिंग्स होती हैं, वैल्यू होती है, वो रोमन नंबर की फर्स्ट से स्टार्ट होती है और 12 तक जाती है। जो फर्स्ट होता है वो हमें महसूस नहीं होता, वो इतना सीवर नहीं होता, मगर जो 12 तक पहुंचता है अर्थक्वेक, बच्चों, वो बहुत सीवर होता है, वो बहुत सारी चीजों को डैमेज कर सकता है। बच्चों, जो अलास्का अर्थक्वेक आया था 1964 सीई में, उसकी वैल्यू 10 तक थी। बच्चों, उसने बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करा था। नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक एंड सुनामीज। जब अर्थक्वेक ये ओशियन फ्लोर के अंदर आता है, समुद्र के अंदर आता है अर्थक्वेक, या पावरफुल सी के अंदर आता है, तो वो ओशियन को एक महासमुद्र में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। ओशियन होता है समुद्र, सी मतलब महासमुद्र। जब ये समुद्र के अंदर भूकंप आया तो उससे वो समुद्र ने क्या करा, ऊंची ऊंची लहरें उठनी स्टार्ट हो गई, उससे वो क्या बन गया, सुनामी आ गई। जब ये वेव्स क्या करती है ओशियन में, उसकी स्पीड जो होती है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है, और उनकी जो हाइट है 30 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाई सुनामीज। जो ये सुनामीज हैं वो ज्यादातर पैसिफिक ओशियन में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थक्वेक हैजार्ड्स। बच्चों, इन अर्थक्वेक से हमें क्या क्या नुकसान होता है, अर्थक्वेक हैजार्ड क्या होता है, उसे हम समझते हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस में हमने ये जाना कि जो हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है उससे बहुत सारी ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। वो क्या है, हमारा एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया, मतलब कि जिससे तबाही हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसी एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक हैजार्ड कहते हैं। तो ये अर्थक्वेक हैजार्ड है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा इवेंट या प्रोसेस जो क्या है, हम अर्थक्वेक से जनरेट हुआ है और वो एडवर्सली इफेक्ट दे रहा है लोगों को या उनकी प्रॉपर्टीज को, उसे हम अर्थक्वेक हैजार्ड कहते हैं। बच्चों, अर्थक्वेक हैजार्ड से बहुत सारे फॉलोइंग रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं, उसे हम समझते हैं। या तो ग्राउंड फेलियर हो जाता है ड्यू टू द लिक्विफिकेशन ऑफ द फ्लूइड। बच्चों, जैसे जैसे फ्लूइड लिक्विफाई होने लग जाता है, मॉल्टन स्टेट में स्टार्ट हो जाता है, तो जो वाटर सैचुरेटेड सैंड कट होता है वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने लगता है, वो एक फ्लूइड की तरह एक्ट करने लगता है, जिससे अर्थक्वेक आता है। सेकंड है, या जब अर्थक्वेक आता है क्या हो जाता है, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, डैम्स डैमेज हो जाते हैं, रोड्स डैमेज हो जाती हैं। बच्चों, जो ग्राउंड सरफेस है बिल्कुल वो डिफॉर्म हो जाती है, आपने देखा होगा जो हमारी ग्राउंड सरफेस है वो अनइवन से हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। जब अर्थक्वेक आता है, जब पेड़ आपस में टकराते हैं, उससे फॉरेस्ट फायर भी हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर और गैस लाइंस भी ब्रेक हो जाती हैं। बच्चों, जब अर्थक्वेक ज्यादा मैग्नीट्यूड में आता है तो उससे सुनामीज जनरेट होती हैं जो ओशंस के अंदर होती हैं। बच्चों, जब अर्थक्वेक ज्यादा इंटेंसिटी में होता है इससे लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं, जिसे हम जमीन की सकना कहते हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी वाली जगहों पे होती है, इन हिल एरियाज। या आपको शो कर रखिए, सुनामीज आर द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक अंडर अ ओशन और सी फ्लोर। So students, let's have a look on bits and bytes. Hazard is a possible source of danger. हैजार्ड एक पॉसिबल सोर्स होता है, एक ऐसा जरिया जिससे कोई भी खतरा आ सकता है, उसे हम हैजार्ड कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। बच्चों, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब हमने देखा कि अर्थक्वेक के हैजार्ड कौन कौन से होते हैं, ये किस किस चीजों पे इफेक्ट करता है। अब इसके इफेक्ट्स और कौन कौन से होते हैं उसे हम देखते हैं। अर्थक्वेक से क्या होता है, हमारा बोथ परमानेंट और टेम्परेरी डैमेज हो सकता है। अर्थक्वेक का मीन्स होता है कि प्रॉपर्टी और हमारी लाइफ का डैमेज होना, उनका लॉस होना। इससे हमारे डैम्स में क्रैक आ जाता है। जब डैम्स में क्रैक आएगा, जो सारा पानी उसने रिजर्व कर रखा होगा डैम्स में, वो ओवरफ्लो हो जाता है, हमारे प्लेन्स में आ जाता है, स्ट्रीट्स में आ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाती है। कुछ परमानेंट इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे कि हमारे अर्थ
जो सरफेस हो जाता है बिल्कुल वो हमेशा के लिए सब्सटेंस क्राइसिस पे चला जाता है, मतलब कि जो उसकी सॉइल हो जाती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, तो हम उस पे और एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। तो ये परमानेंट हमारा क्राइसिस होते हैं जो अर्थक्वेक से हो सकते हैं। कभी कभी जब अर्थक्वेक आता है, जो हमारी अर्थ सरफेस है उसका लेवल क्या हो जाता है, इतना राइज हो जाता है, जैसे जो अर्थक्वेक 2001 में आया था गुजरात में, किस जगह है भुज, वहां पे आया था, जिससे जो अर्थ थी वो कैसी हो गई थी, सब्सिस्टेंस हो गई थी, जिससे सारी जमीन क्या है धंस गई थी, जिसपे हम और कोई भी वर्क नहीं कर पा रहे थे। बच्चों, बहुत पहले टाइम में चाइनीज ने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है। उन्होंने सिस्मोग्राफी बनाया था। सिस्मोग्राफ ने क्या करा था, अर्थक्वेक बताना स्टार्ट करा था कि पहले ही अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसा क्या होता था, उन्होंने एक जार बनाया था। उस जार का जो माउथ था वो ड्रैगन माउथ जैसा था, और उस ड्रैगन के माउथ में बॉल रखी रहती थी। जैसे ही हल्की सी शेक करने स्टार्ट होती थी, वो सिस्मोग्राफ, वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया था, तो वो क्या होती थी, वो बॉल ना ड्रैगन माउथ से बाहर निकल जाती थी, फॉल हो जाती थी रोड की तरफ, और वहां पे रोड पे जाके वो रुकती थी जहाँ पे अर्थक्वेक का एपिक सेंटर होता था, जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होने वाला था। तो ऐसे चाइनीज ने पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो सुनामीज है वो भी अर्थक्वेक की वजह से आती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस भी अर्थक्वेक की वजह से होते हैं। बच्चों, कुछ ऐसी सुनामी थी जो इंडियन ओशन में आई थी 26 दिसंबर 2004 में, उससे कम से कम 1 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी, और लॉस ऑफ इमेंस प्रॉपर्टी, और बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया था। इसलिए हमें देखा जा सकता है कि अर्थक्वेक कितना खतरनाक होता है, कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। ज्यादातर आपको सुनामी वेव्स जो है पैसिफिक ओशंस में आती हैं। बच्चों, जो पैसिफिक ओशन में एक सुनामी वार्निंग नेटवर्क भी स्टैब्लिश किया गया है, जिससे कि वहां के आसपास रहने वाले कोस्टल एरियाज पे जो लोग रहते हैं उन्हें पहले से ही वार्निंग मिल जाए, और वो उनकी लाइफ बच जाए। स्टूडेंट्स, से आपको इमेजेस दिखा रखी है सुनामी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, कि कैसे सुनामी आती है अर्थक्वेक की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब ये अर्थक्वेक इतना डिस्ट्रक्टिव है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। आपने अभी देखा कि हम अर्थक्वेक को प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम पहले से नहीं पता कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है, मगर बच्चों हम कुछ पहले से प्रिकॉशंस लेके रख सकते हैं कि हम एट अ टाइम उसमें फॉलो कर सकें। जैसे अगर आप घर में हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, तो आप कहाँ चले जाएंगे, फटाफट से ओपन ग्राउंड में जा सकते हैं। बच्चों, जब अगर आप कोई टॉल बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग के पास खड़े हैं तो उससे दूर हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिक केबल के पोल के पास खड़े हैं, जो बिजली के खंभे होते हैं, तो आप उससे दूर हो जाएंगे अर्थक्वेक जब आता है। या जब आप अर्थक्वेक प्रोन एरिया के पास है या कोस्टल एरिया के पास है, उससे भी दूर चले जाएंगे। और बच्चों, हमें इसका यूज करना चाहिए, लाइट बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज करना चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है। तो इससे हमारा क्या होगा, जो हम लाइट बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं, इससे हमारा कम वेस्ट भी होगा, मतलब कि कम हमारा जो लॉस होगा प्रॉपर्टी और लाइफ का, दोनों का ही कम लॉस होता है। इससे हमें क्या करना चाहिए, हमें लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है, इससे हम ट्रैप हो सकते हैं किसी बिल्डिंग में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रूव करा था 1749 ईयर में कि थंडर स्टॉर्म होता है। थंडर स्टॉर्म होता है मतलब थंडर स्टॉर्म में जो वो बादल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। बच्चों, उन्होंने क्या करा, एक काइट बनाई सिल्क की, और उन्होंने फिक्स कर दी उसे पॉइंटेड मेटल वायर से। जो वो सिल्क क्लॉथ की काइट बनाई थी, उन्होंने उसे अटैच करा था, वो मेटल वायर की स्ट्रिंग थी। वो स्ट्रिंग कम से कम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। फिर उन्होंने एक काइट को कॉर्नर में टॉप पे हैंग कर दिया। फिर उन्होंने उसे टाई कर दिया मेटालिक की हेल्प से। जब उन्होंने देखा कि जब ये क्लाउड्स, जब थंडर स्टॉर्म आया, क्लाउड्स आने स्टार्ट हो गए स्काई में, और जब लाइटनिंग आई, जब बिजली कड़की, जो वो लाइटनिंग ने स्ट्राइक करा उस मेटल वायर से काइट के थ्रू, तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ जो उन्हें मेटल की पे फील हुआ। तो उन्होंने इससे ऑब्जर्व करा कि जब थंडरस्टॉर्म आते हैं तो क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व करा था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई इट आउट, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट है आपका एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द स्काई इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है स्काई में, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग। डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ। जब किसी चार्ज बॉडी से अर्थ में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्चार्ज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थिंग।
द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन, बच्चों जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो थर्ड में हम फिल करेंगे लोगारिथम वैल्यू। और बच्चों इसके लिए हम यूज करते हैं रिचर स्केल, तो हम दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ है द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ, बच्चों हमारी मिडल लेयर कौन सी होती है अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं, मैंटल। द फ्रैक्चर ऑफ द अर्थ आउटर शेल इज कॉल्ड, जो फ्रैक्चर आ जाता है अर्थ की आउटर शेल में उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्ट। तो स्टूडेंट्स आपने अपने ट्राई दीज कर लिए हैं। नाउ सी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट, बच्चों वो ऑब्जेक्ट या बॉडी होता है जिसके अंदर अपना इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन रहता है। नेक्स्ट है लाइटनिंग स्ट्राइक, बच्चों एक हैवी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है लाइटनिंग का, जो हाई राइज बिल्डिंग के बीच में होता है और एक चार्ज क्लाउड के बीच में होता है। रिचर स्केल बच्चों एक ऐसा स्केल है जो डिस्क्राइब करता है कि सिस्मिक वेव्स के एम्पलीट्यूड को, कि कितना अर्थक्वेक आया। सुनामी बच्चों जनरेशन होता है पावरफुल सी वेव्स का, जो अर्थक्वेक की वजह से होता है ओशन के अंदर। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक एक सडन मूवमेंट या फ्रैक्चर होता है क्रस्ट का, जो अपर लेयर ऑफ द मैंटल के ऊपर आता है। मैंटल बच्चों ये हमारी अर्थ की लेयर है। प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं, ये हमारी थ्योरी होती है जिसने ये बताया है, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं जो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अर्थक्वेक हैजार्ड एक ऐसा इवेंट या प्रोसेस होता है जो एसोसिएट किया जाता है अर्थक्वेक से, और जो हमारी पीपल की लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को अफेक्ट करता है बुरी तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स समिंग अप द चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। An object or body having electric charge on it is called charge body or object। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसे हम चार्ज बॉडी कहते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता आफ्टर एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या कहते हैं, अनचार्ज बॉडी कहते हैं उसे। जो लोअर एंड होता है मेटल स्ट्रिप का जो कनेक्ट रहता है लार्ज कॉपर ऑफ एल्यूमिनियम प्लेट से, जो अंदर तक जाता है अर्थ के, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। जो इनरमोस्ट पार्ट होता है अर्थ का उसे हम कोर कहते हैं। जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है वो कहाँ पे होता है, एक पर्टिकुलर सरफेस पे होता है जिससे हमारी क्रस्ट क्या हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, उसे हम फॉल्ट कहते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का उसे हम मेजर करते हैं विद द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स का कितना एम्पलीट्यूड था उससे हमारा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड पता चलता है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं रिचर स्केल के थ्रू। अर्थक्वेक बच्चों ओशन फ्लोर के अंदर आता है, जो ज्यादा अर्थक्वेक ओशन फ्लोर के अंदर आता है वो ओशन को सी वेव्स में कन्वर्ट कर देता है और जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज टाइम हम करते हैं एक्सरसाइज ए, टाक इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और सर्कल को फिल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इसी तरीके से आप सर्कल को फिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड, बच्चों उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ए इज द राइट, ए इज द राइट। नेक्स्ट आपका सेकंड, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थक्वेक इज, बच्चों जो क्वांटिटेटिव मेजर होता है अर्थक्वेक का एक्चुअल साइज वो हमें किसके थ्रू पता चलता है, रिचर स्केल के थ्रू। सी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट विद इन द अर्थ फ्रॉम वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, बच्चों उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जिसमें हमारी सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। सी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, if a charged body attracts another body, the charge on the other body, बच्चों चार्ज, अगर एक बॉडी चार्ज्ड है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। बच्चों वो तीनों में से कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हमारी बॉडी पे चार्ज है वो कौन सा है, तो उसके अपोजिट में होगा वो, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी है, जीरो भी, अनचार्ज भी हो सकती है। सो डी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजली बाय फ्रिक्शन, बच्चों इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते इजली।
बच्चों वो क्या होता है हमारा ग्लास रॉड, कॉपर रॉड या बॉल ऑफ वूल या इन्फ्लेटेड बैलून। बच्चों हमारी बॉल ऑफ वूल होती है। तो बी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपकी एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स नोन एज। जो हमने अर्थ क्रस्ट को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, उससे हम फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, उसकी लेयर्स कहते हैं या उसकी प्लेट्स कहते हैं। So it is known as tectonic plates. The magnitude of Earth can be expressed by जो magnitude होता है Earth को हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, रिचर स्केल के थ्रू। डैश वेव्स शेकिंग दी अर्थ फ्रॉम साइड टू साइड। कौन सी वेव्स होती हैं जो हमारी अर्थ को शेक कर देती है, सिस्मिक वेव्स। द अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड, बच्चों अर्थक्वेक से क्या क्या आता है, सुनामीज। फिफ्थ, डैश आर कॉज्ड बाय गैसियस प्रेशर डीप इनसाइड द अर्थ। जब हमारी अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, उससे क्या होता है, हमारी अर्थ शेक करने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। फिफ्थ है सरफेस वेव्स एंड डैश वेव्स आर द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में दो तरीके की वेव्स आती हैं, सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड आई फॉर फॉल्स वन। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आप इन्हें रीड करेंगे और जो ट्रू स्टेटमेंट है वहां पे हमें टी लिखना है, जो गलत है वहां पे हम एफ लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। मैनोमीटर का हम यूज करते हैं अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, नहीं, हम रिचर स्केल का यूज करते हैं। इट इज फॉल्स। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। जो हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं वो सिस्मोग्राफ के थ्रू करते हैं। यस इट इज ट्रू। एन अर्थक्वेक इज अ सडन वाइब्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थक्वेक हमारी जब अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन होने लगती है, इसकी वजह से आता है। यस इट इज ट्रू। अ लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ टॉल बिल्डिंग। बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर है वो टॉल बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता लाइटनिंग से उसे, ये तो गलत है, इट इज फॉल्स। लाइटनिंग स्ट्राइक डज नॉट हार्म लाइफ। बच्चों जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, इससे लाइफ को नुकसान नहीं होता, ये तो गलत है, ये हो सकता है, सो इट इज फॉल्स। लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ कॉपर स्ट्रिप। जो हमारी लाइटनिंग कंडक्टर होती है वो कॉपर स्ट्रिप की बनी होती है। यस इट इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरीके से आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।